को विकास कर। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन आप किसानों का अपना कार्यक्रम है, जहां हम बात करते हैं खेती किसानी की, बताते हैं आपको नई तकनीक के बारे में, जानकारी देते हैं सरकार की योजनाओं के बारे में और साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं कामयाब किसान से। आज के कार्यक्रम में विज्ञान और किसान में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कैसे हमारे किसान स्टीविया की खेती कर सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं। उसके बाद कृषि स्टार्टअप में आपकी मुलाकात होगी बुलंदशहर के सफल किसान प्रीतम सिंह से, और अंत में आपको हम बताएंगे फार्मिंग इंडिया में कि कैसे हमारे किसान ई-नैम और साथ ही साथ सरकार की तरफ से महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही कृषि अवसंरचना के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। कृषि दर्शन में सबसे पहले नजर डालते हैं विज्ञान और किसान पर। विज्ञान और किसान में आज हम जानकारी देंगे स्टीविया की खेती के बारे में। हमारे किसान परंपरागत तौर पर कई तरह की फसलें ले रहे हैं, लेकिन आज के समय में मेडिसिनल प्लांट्स का काफी स्कोप बढ़ गया है। खास तौर पर स्टीविया की बात करें तो चीनी नापसंद करने वाले लोग अब स्टीविया को अपना रहे हैं। खास तौर पर जिस तरीके से पूरे विश्व में डायबिटीज के मरीज बढ़ रहे हैं, ऐसे में स्टीविया की मांग भी बढ़ रही है। तो कैसे हमारे किसान इसकी खेती कर सकते हैं और अधिक लाभ कमा सकते हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। आधुनिक जीवन शैली और खान पान के बदलते तरीकों ने लोगों के स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित किया है। मोटापा, रक्तचाप और मधुमेह के मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। स्टीविया की खोज के बाद अब मधुमेह और दूसरी बीमारियों के विरुद्ध उम्मीद जगी है। आम शर्करा से 25 गुना मीठा होने की वजह से ही स्टीविया को भारत में मीठी पत्ती के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सबसे ज्यादा खेती वैसे तो चीन में होती है, लेकिन अब भारत में भी ये व्यावसायिक रूप से उगाया जाने लगा है। अनिल ढिल्लों ने करीब 13 साल पहले स्टीविया की व्यावसायिक खेती शुरू की थी। तब दूसरे गन्ना किसानों ने इसका मजाक बनाया था, लेकिन इन्होंने पूरी रिसर्च की और पूसा के वैज्ञानिकों से संपर्क किया। इनकी मेहनत रंग लाई और आज ये 12 एकड़ जमीन पर स्टीविया लगा रहे हैं। जो किसान पहले मजाक उड़ाते थे, अब वो भी स्टीविया बोने लगे हैं। स्टीविया की खेती के लिए पौध की जरूरत होगी। आप चाहें तो मान्यता प्राप्त नर्सरी से पौध लेकर रोपाई कर सकते हैं या फिर खुद नर्सरी लगा सकते हैं। 1 एकड़ खेत के लिए 10 से 20 ग्राम बीज की जरूरत होगी। नर्सरी तैयार करने के लिए बीजों को मेड़ पर बोना होगा। स्टीविया के बीज कपास के रेशों के तरह होते हैं। इन्हें मेड़ के ऊपरी सतह पर ऐसे ही डाल देते हैं। स्टीविया के अंकुरण दर कम है और सिर्फ 40% बीज ही अंकुरित हो पाते हैं। यही वजह है कि किसान अतिरिक्त बीज बो देते हैं। बुआई के तुरंत बाद पानी देंगे, वरना मेड़ों की सतह पर पड़े बीजों के उड़ जाने का खतरा है। 4-5 दिन में ही पौधे दिखाई देने लगते हैं। इससे पता चल जाता है कि कितने पौधे उग रहे हैं। बुआई के 10 दिन बाद खरपतवार साफ करें, फिर 20 से 25 दिन के बाद खरपतवार निकालते रहें। इस तरह 2 से ढाई माह में पौध तैयार हो जाती है और इसे मुख्य खेत में रोप दिया जाता है। रोपाई के लिए फरवरी का महीना सबसे अच्छा माना जाता है। रोपने से पहले 4 बार जुताई करेंगे और मिट्टी पलटने वाले हल से भी जोतेंगे। इसके बाद 2 फुट चौड़ी और 1 फुट ऊंची मेड़ बनाएंगे। मेड़ बनाते समय 125 टन सड़ी खाद, 20 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो पोटाश और 50 किलो फास्फोरस मिला देंगे। अब पौधे रोपे जाएंगे। नर्सरी से स्टीविया के पौध निकालने का तरीका अलग है। पहले जड़ से 3-4 इंच छोड़कर बाकी हिस्सों को काटकर अलग कर देंगे। फिर कुदाल की मदद से कटे पौधों को मेड़ से निकाल लेंगे। जड़ों की मिट्टी को साफ करेंगे, उन्हें धोएंगे, कवक रोधी दवा से जड़ों को शोधित करेंगे।
इससे जड़ों में फफूंदी नहीं लगेगी। अब ये पौधे रोपाई के लिए तैयार हैं। रोपने के लिए मेड़ पर गड्ढे बनाएंगे। हर गड्ढे में 1 मुट्ठी केचुआ खाद डालनी है और रोपाई कर देनी है। पौधे और कतारों के बीच 30-30 सेंटीमीटर की दूरी रखनी होगी। रोपाई के बाद लगातार सिंचाई करते रहें और खरपतवार निकालते रहें। खरपतवार की निकोनी हाथ से ही करना बेहतर रहेगा। 15 दिन बाद पहली निकोनी, फिर हर 15 से 20 दिन पर निकोनी करते रहें। 3 माह में फसल तैयार हो जाती है। तैयार फसल की कटाई सुबह के वक्त करें और पौधों को जमीन में 1 उंगली से ऊपर काटें ताकि पौधे फिर से अंकुरित हो सकें। पहली कटाई में 1 एकड़ से 1000 किलो फसल मिल जाती है। दूसरे साल से पैदावार दुगनी हो जाती है। एक बार रुपाई के बाद 7 बार कटाई कर सकते हैं। कटाई के बाद पत्तों को मध्यम दर्जे की धूप में सुखाएंगे। खराब पत्तों को छांटकर अलग कर देंगे और प्लास्टिक बैग में भरकर बेचने ले जाएंगे। भारत में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल में स्टीविया की खेती हो रही है। ये पौधा मधुमेह और दांत की बीमारियों में फायदेमंद है, साथ ही पाचन शक्ति को बढ़ाता है। मोटापा घटाने में भी इसका योगदान है। इसकी सबसे ज्यादा खेती चीन में हो रही है, लेकिन अब ये भारत के बाजार में जगह बना रहा है। मीठे पेय और दूसरे उत्पाद बनाने में इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो भी आपने विज्ञान और किसान में जाना स्टीविया की खेती के बारे में, किस तरीके से लगातार इसका बाजार बढ़ रहा है और हमारे किसान इस बात का लाभ उठा सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। छोटा सा ब्रेक। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। कृषि स्टार्टअप में आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं बुलंदशहर के कामयाब किसान प्रीतम सिंह से। जानिए किस तरीके से उन्होंने खेती में समतलीकरण विधि का इस्तेमाल किया और कामयाबी हासिल की। जहां प्रीतम सिंह की बात करें तो खेती में नई नई तकनीकों का लगातार वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वजह से बुलंदशहर में वो कामयाब किसान के तौर पर जाने जाते हैं और कई और किसान भी उनके साथ जुड़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं उनकी कामयाबी की कहानी। प्रीतम सिंह उत्तर प्रदेश जिला बुलंदशहर के एक छोटे से गांव के रहने वाले एक सफल किसान हैं। इनका जन्म 1961 में हुआ था। 2005-06 में आकाशवाणी और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था पूसा नई दिल्ली से जुड़कर इन्हें कृषि से जुड़ी नई तकनीकों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई और उससे प्रभावित होकर इन्होंने खेती करना शुरू किया और अब वर्तमान में इन्होंने कृषि में अपार सफलता हासिल की है। इनका मानना है कि खेती कोई फायदे का सौदा नहीं है, लेकिन अगर आप खेती को व्यवसाय के रूप में करेंगे और कच्चा माल बेचने की बजाय तैयार उत्पाद बेचेंगे तो ये बहुत फायदे का सौदा है। खेती को व्यावसायिक नजरिया देने वाले और बीजों को अपने व्यापार का केंद्र बनाने वाले प्रीतम सिंह ने कामयाबी के अनेक मंजिलों को छुआ है। शुरुआत से ही प्रीतम सिंह को खेत अपनी ओर आकर्षित करते थे, लेकिन किसानों की मजबूर हालात को देखकर इन्हें लगता था कि खेती इंसान को बेहतर जीवन स्तर देने के लिए कोई अच्छा पेशा नहीं है। तभी इन्होंने सोच लिया था कि खेती को बेहतर व्यवसाय में उन्हें बदलना है। वो अक्सर किसानों को बीज बोते और खेतों में कड़ी मेहनत से काम करते हुए देखते थे।
यही उन्हें एहसास हुआ कि किसानों के लिए अच्छा बीज हासिल करना एक बड़ी चुनौती है। प्रीतम सिंह का अपने गांव से बुलंदशहर आना जाना लगा रहता था। इसी बीच पूसा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के संपर्क में आए और खेती में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के बीजों के बारे में जाना। प्रीतम सिंह ने अपने खेतों में समतलीकरण प्रक्रिया को अपनाया। इससे खेती में 30 से 35% तक पानी की बचत होने लगी। नई तकनीकों के जानकार प्रीतम सिंह ने अपने गांव और आसपास के किसानों को गेहूं बोने की नई पद्धति से अपने क्षेत्र के किसानों को परिचित कराया, जिससे किसानों की पैदावार बढ़ी। और प्रीतम सिंह का मानना है कि वैज्ञानिकों के अनुसार देखें तो किसान जिस प्रजाति का बीज लें वो गुणवत्ता वाला होना चाहिए। साथ ही वे कहते हैं बीजों को वैज्ञानिक रूप से शुद्ध होना चाहिए। प्रीतम सिंह ने अच्छी पैदावार पाने के लिए अपने खेतों में स्वयं बीज बोए। जब वो अपने द्वारा बीज से प्राप्त अच्छी पैदावार को देखते हैं तो उन्हें अपनी सफलता पर खुशी होती है। प्रीतम सिंह ने लाभ कमाने के उद्देश्य से परंपरागत खेती के बजाय मिश्रित खेती को अपनाया, जिसमें वे गन्ने के साथ साथ अन्य फसलों की खेती पर ज्यादा से ज्यादा उपज हासिल कर रहे हैं। इन्होंने अपने गांव के किसान जो वर्षों से परंपरागत कृषि करते आए थे, उन्हें भी मिश्रित खेती के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही किसानों को अधिक लाभ हासिल करने के लिए व्यावसायिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया। वर्तमान में प्रीतम सिंह को खेती से अच्छी आमदनी हो रही है और उनकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी हो गई है। इनकी कामयाबी को देखकर गांव के अन्य किसान भी इनके दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में नई तकनीकों को अपनाकर प्रीतम सिंह ने अपने अलग पहचान बना ली है और इनके योगदान को देखते हुए कृषि विभाग से इन्हें कई पुरस्कार से नवाजा गया है। तो जाना आपने कि कैसे नई तकनीक, नई विधियों का प्रीतम सिंह खेती में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर। फार्मिंग इंडिया में आज हम आपको बताएंगे सरकार की तरफ से उठाए गए दो महत्वपूर्ण कदमों के बारे में। एक ई-नैम और दूसरा कृषि अवसंरचना कोष। ई-नैम की बात करें तो हमारे किसान घर बैठे ही अपने उपज को अपने मनपसंद दाम पर बेच सकते हैं। खास बात यह है कि कृषि जगत में भी इसी के साथ ही डिजिटल वर्ल्ड की धमक बढ़ती जा रही है। वहीं अगर हम कृषि अवसंरचना कोष की बात करें तो इससे कृषि जगत को और मजबूती देने का प्रयास किया जा रहा है ताकि हमारे किसान खुशहाल हो सके। तो आइए जानते हैं इन दोनों ही कदमों के बारे में विस्तार से। ई-नैम के जरिए आप घर बैठे न केवल एपीएमसी से जुड़ी किसी भी मंडी में चल रहा भाव मालूम कर सकते हैं, बल्कि अपनी फसल का सौदा कर सकते हैं और घर बैठे समय पर बिकी हुई फसल का भुगतान भी पा सकते हैं। ई-नैम दरअसल कोई समानांतर मार्केटिंग संरचना नहीं है, बल्कि ये मंडियों का ही राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने का एक साधन है जिसे ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। पुरानी मंडी व्यवस्था में किसान सिर्फ मंडी में ही फसल बेच सकता था, लेकिन ई-नैम के माध्यम से वो मंडी के बाहर भी फसल बेचने के लिए आजाद है। ई-नैम मुख्य रूप से एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है।
इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जरिए एक निवेश के साथ बनाया गया है और इसके लिए विकसित सॉफ्टवेयर सभी मंडियों के लिए उपलब्ध है। ऐसी मंडियां जो राज्य मंडी अधिनियम के नियमों के अनुरूप राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने के लिए सहमत हों। अगर किसी किसान को स्थानीय मंडी में बेहतर भाव नहीं मिल रहे हैं, तो वो दूसरी मंडी का रुख कर सकता है। यहाँ तक कि वो अपने राज्य के बाहर भी फसल बेच सकता है। शुरुआत में सिर्फ 21 मंडियों को ही इसमें शामिल किया गया था और सिर्फ चुनिंदा फसलों की ही बिक्री होती थी, लेकिन आज 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियां इसमें शामिल हो चुकी हैं, जहां 175 फसलों को खरीदा और बेचा जा सकता है। 31 जनवरी तक के आंकड़े बताते हैं कि इनाम पर 1,72,70,000 किसान, 2,13,844 व्यापारी, 1,02,068 कमीशन एजेंट और 2,050 FPO जुड़े हैं। किसानों के लिए इनाम पर मुख्य रूप से 4 फायदे हैं। पहला, इस पोर्टल पर कारोबार में पारदर्शिता दिखाई देती है और किसानों को बेहतर भाव की संभावना बढ़ती है। पारदर्शिता का मतलब ये हुआ कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो ई-नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। कृषि अवसंरचना कोष केंद्रीय सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए बनाई गई एक योजना है। इस योजना के तहत किसानों को फसल कटाई के बाद कृषि अवसंरचना प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों से संबंधित परियोजनाओं में निवेश के लिए माध्यम और दीर्घकालिक ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के माध्यम से किसान फसल की कटाई के बाद उसकी सही कीमत मिलने तक उसे सुरक्षित रख सकेंगे। इस योजना के माध्यम से किसानों को आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी लक्ष्य रखा गया है। इस योजना की विशेषताओं की बात करें तो फसलों की कटाई के बाद अनाज के प्रबंधन हेतु अवसंरचना का विकास करना, उपज बढ़ाने के लिए सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए धन उपलब्ध करना, लिए गए ऋण पर सब्सिडी और बैंक गारंटी के माध्यम से किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्यमों को निवेश बढ़ाने और आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना प्रमुख है। इस योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में आधारित तंत्र को मजबूत करना है, जिससे देश के बड़े बाजारों तक किसानों की पहुंच सुनिश्चित की जा सके और साथ ही नवीन तकनीकों के माध्यम से फाइटोसैनिटिक मानदंडों को पूरा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक भारतीय किसानों की पहुंच बढ़ाई जा सके। कृषि अवसंरचना कोष के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण की सुविधा दी गई है। इस योजना के तहत ऋण पर ब्याज में 3% की छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही ऋण जारी करने वाली संस्था को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर बैंक गारंटी सरकार द्वारा दी गई है। इस योजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2020 से 2029 यानी 10 वर्ष तक निर्धारित की गई है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्राथमिक कृषि साख समितियां, विपणन सहकारी समितियां, किसान उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप, एग्रीगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स पात्र हैं। ये ऋण 4 वर्षों में वितरित करने का लक्ष्य है। कृषि अवसंरचना कोष का प्रबंधन और निगरानी ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जा रही है। ये प्लेटफॉर्म सभी योग्य संस्थाओं को ऋण के लिए आवेदन करने में सुविधा प्रदान कर रहा है। इच्छुक व्यक्ति या संस्थान पोर्टल के माध्यम से ऋण के लिए आवेदन से पहले अलग अलग बैंकों द्वारा प्रस्तावित ऋण दरों के बीच तुलना करके बेहतर निर्णय ले सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म कई बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों में पारदर्शिता, ब्याज अनुदान और क्रेडिट गारंटी सहित योजना विवरण, न्यूनतम दस्तावेज, अनुमोदन की प्रक्रिया के साथ साथ अन्य योजना लाभों के साथ एकीकरण जैसे लाभ भी प्रदान किए जा रहे हैं। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ
भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। तो भी आपने जाना कि कैसे हमारे किसानों को इनाम से अपनी उपज का सही भाव लेने में मदद मिल रही है। वहीं कृषि अवसंरचना कोष से हमारे किसान आर्थिक रूप से और मजबूत हो रहे हैं। इसी के साथ ही आज के कृषि दर्शन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ये कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई जानकारी आप चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा ईमेल पता नोट कर लें, krishidarshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं, हमारा पता नोट कर लें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके पत्र और आपके ईमेल्स का हमें इंतजार रहता है। आपको भी जानकारी दे दें कि अब आप हमारे कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। कृषि दर्शन के अगले अंक में नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।